हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ नंदिनी। आज की इस क्लास में हम कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली जो न्यूज़ है वो नौसेना से संबंधित है। नौसेना में जो संजय भल्ला हैं, वाइस एडमिरल संजय भल्ला को कार्मिक प्रमुख बनाया गया है। किसका? नौसेना का। तो नौसेना की बात हो रही है तो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं हम नौसेना के बारे में। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। इसके जो कार्मिक प्रमुख बने हैं संजय भल्ला बने हैं और अध्यक्ष कौन है इसके? दिनेश त्रिपाठी। दिनेश त्रिपाठी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और नौसेना की जो जो नौसेना दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। भारत पाक युद्ध में भारत को जो विजय मिली थी उसमें नौसेना की क्या भूमिका थी, क्या महत्व था उस जीत में, भारत की जीत में, इस इन सबको याद करने के लिए प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो डीआरडीओ से संबंधित है। डीआरडीओ ने वर्तमान में एक समझौता किया है। ये समझौता किस किस के मध्य हुआ है? डीआरडीओ और आईटीआई भुवनेश्वर के मध्य समझौता हुआ है। क्यों हुआ है? जो डिफेंस है, रक्षा में प्रौद्योगिकी जो परियोजना में सहयोग के लिए जो प्रोजेक्ट हैं, रक्षा से संबंधित, डिफेंस से संबंधित जो भी प्रोजेक्ट हैं, उसमें आईटीआई भुवनेश्वर का क्या मिलकर जो काम करेंगे डेवलपमेंट के लिए डिफेंस में, उसके लिए दोनों ने मिलकर एक समझौता किया है, सहयोग किया है। अब बात डीआरडीओ की है तो डीआरडीओ की स्थापना जो हुई थी वो 1985 में हुई थी, 1958 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है। डीआरडीओ डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। और डीआरडीओ के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है समीर समीर कामत। समीर कामत इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो भारत और संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड से संबंधित है। भारत ने $5 लाख का अनुदान दिया है। किसको? संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड है उसको $5 लाख का अनुदान दिया है। ये अनुदान क्यों दिया गया है? विश्व भर में जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं और उनको जो भी फंडिंग की जाती है आतंकवादी घटनाओं के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए और आतंकवादी घटनाओं को कम करने के लिए, आतंकवाद को कम करने के लिए ये योगदान किया गया है। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र फंड के बारे में। संयुक्त राष्ट्र फंड जो की स्थापना 2006 में की गई थी। 2006 में किसके द्वारा की गई थी? यूएन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मतलब स्थापना दिवस कब होता है? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और संयुक्त राष्ट्र फंड की स्थापना 2006 में हुई थी। क्यों हुई थी? जो विश्व शांति को बनाए रखने के लिए, जो भी वायलेंस होते हैं, जो भी ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे शांति को खतरा होता है, उन घटनाओं को कम करने के लिए ये इसकी स्थापना हुई थी और सभी देशों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, शांति को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ कोहिमा शांति स्मारक से संबंधित है। कोहिमा शांति स्मारक ये नागालैंड में है। नागालैंड में है कोहिमा शांति स्मारक। कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क, इन दोनों के उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? नागालैंड में। किस किस ने मिलकर किया है? जापान और नागालैंड ने। ये क्यों किया गया है? जो विश्व युद्ध था, सेकेंड विश्व युद्ध के दौरान जो भी लोग मारे गए थे, जो भी लड़ाइयाँ हुई थी, जैसे इम्फाल की लड़ाई, कोहिमा की लड़ाई, है ना, और विश्व युद्ध में जापान पे भी परमाणु हमला किया गया था अमेरिका के द्वारा। उसमें जो भी लोग मारे गए हैं उनकी उनको याद करने के लिए कोहिमा शांति स्मारक की स्थापना की गई है और पार्क की स्थापना की गई है। उसका उद्घाटन जापान और नागालैंड के सहयोग की सरकार ने किया है। और ये स्मारक जापानी सरकार और जो स्थानीय सरकार है नागालैंड की, वहाँ कोहिमा शांति स्मारक का ऐतिहासिक महत्व है। और जापान की सरकार और नागालैंड की सरकार के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, उनके प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए एक जश्न मनाया गया इस टाइम पे। बात करते हैं जापान की। जापान की राजधानी क्या है? बात करते हैं जापान की राजधानी है टोक्यो। और इसके जो वर्तमान पीएम है फूमियो किशिदा इसके
फूमियो किशिदा जापान के वर्तमान पीएम हैं। भारत में 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस मनाया गया, नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया गया। ये डे क्यों मनाया जाता है? जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं या फिर जो इन्वेंटर होते हैं और इंजीनियर होते हैं, इनके द्वारा जो जो भी योगदान दिए गए हैं टेक्नोलॉजी में, उनको याद करने के लिए, उनका महत्व को बढ़ाने के लिए और सभी सेक्टरों में वैज्ञानिक तकनीकी नवाचार को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इसको बढ़ावा देने के लिए, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए हर साल 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस मनाया जाता है इंडिया में। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो इंडियन कोस्टल गार्ड और हिंडाल्को के मध्य हुए समझौते से संबंधित है। इस समझौते का महत्व है कि इस समझौते के माध्यम से जो ग्रेड होती हैं, एल्युमिनियम ग्रेड, जिससे जहाज बनाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें भारत बाहर से मंगाता है, एक्सपोर्ट करता है, फिर वो अपने जहाज बनाता है। लेकिन हिंडाल्को इंडस्ट्री और जो भारतीय तटरेखा बल है, इंडियन कोस्टल गार्ड, इन दोनों के मध्य हुए समझौता किस लिए हुआ गया? जो इंडियन स्वदेशी एल्युमिनियम ग्रेड है, उनके निर्माण को बढ़ावा देने के लिए और उसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए यह समझौता किया गया है। बात करें इंडियन कोस्टल गार्ड की, इसकी स्थापना, इसका गठन किया गया था 1978 में। 1978 में इसका गठन किया गया था और इसका मोटो है वयम रक्षमः, इसका मोटो है। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है राकेश पाल इसके वर्तमान अध्यक्ष। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो रूस से संबंधित है। रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन ने मिखाइल मिशुस्तिन को फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। रूस की बात करें तो रूस की जो राजधानी है वह मॉस्को है। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को, और करेंसी है रूबल। नेक्स्ट न्यूज़ है 11 मई 2024 को विश्व पक्षी प्रवासी दिवस मनाया गया है। जो प्रवासी पक्षी होते हैं, माइग्रेट बर्ड्स होते हैं, उनके संरक्षण के लिए और उनके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए तथा लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक मई या अक्टूबर में ये जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है, ये साल में 2 बार मनाया जाता है। एक बार मनाया जाता है मई के सेकेंड सैटरडे, एक बार मई में मनाया जाता है और एक बार अक्टूबर के सेकेंड सैटरडे पे मनाया जाता है। तो अभी मई का जो सेकेंड सैटरडे पड़ा था वो 11 मई को पड़ा था, तो विश्व प्रवासी दिवस मनाया गया था। इसका जो विषय था वो था कीड़ा। जो कीड़े होते हैं, इंसेक्ट, उनकी भूमिका क्या रहती है इनके जीवन में, प्रवासी पक्षियों के जीवन में उनकी क्या भूमिका रहती है, और कीड़ों की जो पॉपुलेशन है, जो इंसेक्ट की पॉपुलेशन है, वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। इनका क्या कारण है, क्या क्या इशू है, इन सभी को हाईलाइट करने के लिए ये दिवस मनाया गया है। तो क्लास में आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर के सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 9 मई 2024 को इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक के माध्यम से किस तरल रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? आप इसका आंसर कमेंट में लिखिए, आपको 5 सेकंड दिए जा रहे हैं। 9 मई 2024 को इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक के माध्यम से किस तरल रॉकेट का सफल परीक्षण किया? जल्दी से आंसर दीजिए, इसका कमेंट पे लिखिए आंसर। तरल रॉकेट इंजन मतलब कि जो तरल फ्यूल से चलता है। ऑप्शन ए PS1 इंजन, ऑप्शन बी PS2 इंजन, ऑप्शन सी PS3 इंजन या ऑप्शन डी PS4 इंजन। सही आंसर चुनिए इसमें से। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी? जल्दी से कमेंट में लिखिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, PS4 इंजन का सफल परीक्षण किया गया है। जो PSLV जो व्हीकल्स होते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उनमें इस इंजन का उपयोग किया जाता है, जो पारंपरिक रूप से मशीनिंग और वेल्डिंग के द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ स्थल परिच्छेद में उल्लेखित 4 धाम यात्रा का हिस्सा है? ऑप्शन ए गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ऑप्शन बी रामेश्वर, द्वारका, पुरी, केदारनाथ। ऑप्शन सी तिरुपति, वैष्णो देवी, शिरडी और केदारनाथ या ऑप्शन डी
महाबलीपुरम, अमरनाथ, सोमनाथ और बद्रीनाथ। सही आंसर टिक कीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी, कौन सा आंसर इसमें से सही है? मतलब कौन से चार धाम यात्रा के स्थल हैं जिन्हें चार धाम यात्रा कहा जाता है, उस उनमें कौन कौन से स्थल शामिल किए जाते हैं? कौन से शामिल किए जाते हैं? आंसर टिक कीजिए, कमेंट में लिखिए आंसर। ऑप्शन ए, बी, सी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये सारे स्थल चार धाम यात्रा में आते हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ठीक है, तो अभी जो केदारनाथ है 10 मई 2024 से इसके कपाट खुले हैं। ये सर्दियों के मतलब सर्दियों के टाइम पे ये बंद रहते हैं। ये जो तीर्थ स्थल है 6 महीने बंद रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के अनुसार कौन सा देश 2023 में जापान को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा जनरेटर बन गया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ब्राजील या ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। सोलर पावर जनरेटर तीसरा देश, ऐसा कौन सा देश है जो तीसरा सबसे बड़ा सोलर पावर जनरेटर बन गया है? जापान को पीछे छोड़ दिया उसने। कमेंट में आंसर लिखिए, कौन सा आंसर इसका सही है? ऑप्शन ए, बी, सी, चीन, भारत, ब्राजील, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इस चीज को कल ही के करंट अफेयर वाली वीडियो में हमने पढ़ा था। कल वाली क्लास में मैंने बताया था कि कौन सा तीसरा सौर पावर जनरेटर बन गया है, कौन सा देश है ऐसा। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत। भारत ने 2023 में जापान को पीछे छोड़ दिया है। सोलर जो एनर्जी है उसको प्रोड्यूस करने में भारत अब से तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। पहला कौन सा है? पहला है चीन, फर्स्ट नंबर पे है चीन, सेकंड पर है अमेरिका और थर्ड पर है भारत। पहले कौन था? जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय तट रक्षक बल ने स्वदेशी समुद्री ग्रेड स्टील की आपूर्ति के लिए किस निजी कंपनी के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए रिलायंस इंडस्ट्री, ऑप्शन बी टाटा स्टील, ऑप्शन सी जिंदल स्टील एंड पावर या ऑप्शन डी भारत फोर्स लिमिटेड। अभी ही मैंने पढ़ा है कि एल्युमिनियम ग्रेड के साथ हिंडाल्को के साथ किया है, परंतु स्टील ग्रेड की आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? इसका आंसर दीजिए कमेंट में। रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा या फिर जिंदल या भारत फोर्स। कौन सा आंसर सही है? टिक कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जिंदल स्टील एंड पावर। जिंदल स्टील एंड पावर के लिए जिंदल स्टील एंड पावर के साथ जहाज निर्माण में जो स्वदेशी ग्रेड होती है, समुद्री ग्रेड स्टील की समुद्री ग्रेड के लिए जिंदल स्टील पावर के साथ समझौता किया है, जबकि एल्युमिनियम ग्रेड के लिए किसके साथ समझौता किया है? एल्युमिनियम ग्रेड के लिए किसके साथ समझौता किया है? हिंडाल्को के साथ, अभी हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्लादिमीर पुतिन कब से रूस के राष्ट्रपति हैं? ऑप्शन ए सन 2000, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2008। कब से व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं? आंसर दीजिए जल्दी से कमेंट में। कब से राष्ट्रपति बने हैं व्लादिमीर पुतिन? सन 2000, 1999, 2005 या 2008? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। 1999 से व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने हैं। अभी तक मतलब अभी जो रिसेंटली इन्होंने अपने 5वां कार्यकाल स्टार्ट किया है, 5वें कार्यकाल की शपथ ली है। और अभी मैंने पढ़ा है कि अभी पीएम बने हैं, नए पीएम कौन बने हैं? नए प्रधानमंत्री कौन अभी वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल। अभी हमने पढ़ा मिखाइल को फिर से
प्रधानमंत्री चुना गया है रूस का? किसने चुना है? राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। ऐसे ही डेली करंट अफेयर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, और इससे संबंधित जो भी नोट्स आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हम जो आपने देखा होगा, मैंने जो पीडीएफ बनाई है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाई है। तो दोनों जो बच्चे जो हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, दोनों के लिए पीडीएफ आपको मिल सकती है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।